चैंपियंस जे इनसाइट के इस पॉडकास्ट सीरीज के अंदर हम ये एपिसोड नंबर 1 लेकर आए हैं। जैसा कि हमने वादा किया था पिछले वीडियोस में कि हम आपके सामने कुछ आईआईटियंस को लेकर आएंगे और वो अपने जो भी गाइडलाइंस से जिस तरह से उन्होंने तैयारियां की हैं वो अपने व्यू पॉइंट आपसे शेयर करेंगे। उसी सीरीज में ये पहला वीडियो है और आज हमारे सामने ऋषभ अग्रवाल जो कि आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट हैं और जेई 2025 इन्होंने क्लियर किया है, जेई एडवांस। और आज हम इनको लेकर आपके सामने आए हैं। तो कुछ आपके जो सवाल हैं जो आपने हम तक भेजा है, आज इन सवालों को इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी है। चलिए तो शुरू करते हैं। सो ऋषभ, स्वागत है आपका जे इनसाइट्स के यूट्यूब चैनल पे और वी आर वेरी ग्लैड दैट यू आर हेयर। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद हम सवाल को स्टार्ट करेंगे। My name is Rishabh Agarwal. I am from Kanpur, Uttar Pradesh. Currently, I am pursuing BTech from IIT Kharagpur in the Department of Metallurgical and Materials Engineering. ओके And ओके। तो भैया आईआईटी खड़गपुर से हैं, ठीक है। तो अब इनसे पूछते हैं कि आईआईटी खड़गपुर तक कैसे पहुँचे, क्या क्या चीज़ें इनके लाइफ में आई, कैसे इन्होंने फेस किया, कैसे उससे ओवरकम किया, सब जानेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऋषभ, सबसे बड़ा सवाल जो आपके मतलब जो जूनियर्स हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनका ये है कि भैया कितने घंटे पढ़ना होता है जेई क्लियर करने के लिए? बहुत बड़ा सवाल है। मतलब घंटों वाइज तो ऐसे फिक्स नहीं होता है कि हम्म। कितने भी घंटे पढ़ के हो ही सकता है। लेकिन अगर जो भी एक टास्क बनाया पूरे दिन का वो कंप्लीट हो जाए, वो कितने भी घंटे में हो तो डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन एवरेज अगर लें तो 9-10 घंटे टोटल पढ़ाई करना चाहिए दिन का एवरेज। बिल्कुल लेकिन वो कभी ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जाम टाइम में ज्यादा हो सकता है या कभी डिमोटिवेट हो तो कम हो सकता है। बिल्कुल। तो ये आप बता रहे हैं कोचिंग को लेकर या फिर सेल्फ स्टडी का? मतलब अगर कोचिंग को भी इंक्लूड करें तो 12 घंटे मैक्स, अगर ओके कोचिंग को भी इंक्लूड करते हैं तो। ओके ओके। क्योंकि सेल्फ 12 घंटे। अगर कोचिंग हो जाती तो फिर सेल्फ स्टडी का टाइम कम मिलता है, 5-6 घंटे, 6-7 घंटे। क्योंकि लेक्चर्स का ड्यूरेशन ही 3 लेक्चर्स रहते हैं 1.5 आवर्स का पर। ओके 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 ओके। और बाकी तो आवर्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, अपना टास्क जो बनाया है वो कंप्लीट करना है और बस फिर। हाँ, वो अगर 5 घंटे में भी हो जाता है तो सही हाँ हाँ, है ना? वही। हर किसी की अपनी अलग अलग कैपेसिटी है, वो अपने हिसाब से इसे शेड्यूल कर सकते हैं। बट चलिए। ये है कि पूरे एक स्लॉट में बैठ के ही पढ़ना चाहिए कि क्योंकि एग्जाम तो पूरा 3 घंटे का ही होगा, तो हम्म। ऐसा टुकड़े टुकड़े में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा एक बार में करना है। दूसरा सवाल है ऋषभ कि आपका दिनचर्या यानी कि वो आपकी जो रूटीन होती थी सुबह से लेकर के रात तक की, वो किस तरह की होती थी? किस तरह का आपका टाइम टेबल होता था? एक बार इसे एक्सप्लेन कर दो। नॉर्मल डेज में, ऐसा नहीं कि एग्जाम डेज में, एक नॉर्मल डेज में कैसा होता था? जेई के टाइम पे नॉर्मल डेज में तो मतलब हम तो थोड़ा नाइट में ज्यादा पढ़ते थे, इसलिए सुबह लेट उठते थे। अराउंड मतलब 8:30 के अराउंड ही उठते थे, उससे पहले तो बहुत कम ही हम उठे हैं। फिर उसके बाद में सुबह में केमिस्ट्री मोस्टली हम पढ़ते थे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा वो टफ था मेरे लिए, ओके। क्योंकि उसमें बहुत कुछ याद करने के लिए होता है, हम्म। तो याद नहीं होता था। अगर वो कंप्लीट हो जाता था फिर दिन में लेक्चर्स वगैरह लेते थे और शाम में मैथ्स सॉल्व करते थे और फिजिक्स। फिर रात तक हम मैथ्स ही सॉल्व करते थे, मतलब रात में अराउंड 2 बजे के अराउंड सोते थे। बिल्कुल, यानी कि जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको सुबह में कराए और जो प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं उनको बाद में कराए। वो हाँ, वो तो शाम में। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे चेंज हो सकता है, अगर कोई सुबह जल्दी उठता है तो कर सकता है, हम तो लेट ही उठते थे। समझ गया मैं। तो ऋषभ, तीसरा सवाल ये है बच्चों का कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कैसे बैलेंस किया? एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ा या एक दिन में तीनों पढ़ा? किस तरह से आपने मैनेज किया तीनों को? मतलब मोस्टली टाइम तो एक दिन में हमने तीनों ही पढ़े होंगे, कोई कम कोई ज्यादा। जैसे मेरा मैथ्स फेवरेट था तो हम मैथ्स को थोड़ा ज्यादा ही सॉल्व कर लेते थे। लेकिन केमिस्ट्री वीक थी तो उसमें ज्यादा फोकस रखना पड़ता था। मतलब फिजिक्स तो ऑलमोस्ट डेली करते थे। मैथ्स भी, केमिस्ट्री रहता था कि किसी दिन मतलब अल्टरनेटिव डे कर रहे थे कि आज आईओसी किया है तो कल ऑर्गेनिक या परसों फिजिकल। और मैथ्स केमिस्ट्री तो, अरे मैथ्स और फिजिक्स तो डेली करते थे। केमिस्ट्री में 3 पार्ट, तो एक एक करके एक एक दिन करते थे, बिल्कुल, यानी कि इनऑर्गेनिक, कि ऑर्गेनिक और हाँ फिजिकल। हाँ,
जो आपका टफ पोर्शन है आपको उसके लिए ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। ये आपको पता होगा कि आपका टफ पोर्शन क्या है, आप उसके हिसाब से अपने टाइम को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि आपने कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया, कौन कौन से बुक्स, कौन कौन से डीपीपीस, कहाँ से क्वेश्चंस लगाएं, ये सब कुछ जरा बताओ। मोस्टली अपना प्राइमरी रिसोर्सेज तो हमने अपने कोचिंग मॉड्यूल्स को ही रखा है, मतलब पूरा कोचिंग मॉड्यूल्स को सॉल्व किया है। उसके बाद में अगर वो कंप्लीट हुआ तो फिर हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व किया है, और उसके बाद में बुक्स में फिजिक्स में एससी वर्मा सॉल्व की थी, और कुछ मतलब सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स इरोडोव के भी सॉल्व किए थे, वो काफी टफ थे लेकिन थोड़े बहुत ही सॉल्व की थी बुक। और केमिस्ट्री में तो मतलब फैक्ट्स वाली चीजें ही रहती हैं, तो एनसीईआरटी से काफी कुछ आता है जेईई मेंस में, तो एनसीईआरटी पढ़ी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की फिजिक्स मॉड्यूल ही सॉल्व किया था। और उसमें तो पीवाईक्यूज भी बहुत सारे हैं, तो मेजरली हमने पूरा कोचिंग का मॉड्यूल ही सॉल्व किया है। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एमएस चौहान लगाई थी, ओके। एमएस चौहान सर की बुक है। और मैथ्स बिल्कुल। में कोचिंग का कंप्लीट मॉड्यूल, उसमें मतलब कि एडवांस की एक्सरसाइजेज अलग रहती थी, तो उसमें काफी टाइम लगता था सॉल्व करने में कि मतलब सारे क्वेश्चंस तो बहुत टाइम लगता था, तो सारा टाइम उसी में ही चला जाता था। और उसके अलावा में अगर बुक्स में हमने थोड़ा ब्लैक बुक को सॉल्व किया था लास्ट के टाइम में बस। ओके, तो बहुत अच्छी बात बताई है भैया ने। ये इनका ये कहना है कि अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर चुके हैं तो आप कोचिंग के मटेरियल के ऊपर ही रिलाई करें। ठीक है, जो भी आपके बुक्स हैं, आपके डीपीपीस हैं, आप उन्हें ही सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा बाहर की किताबों में दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं है। मटेरियल पूरा कोचिंग मटेरियल हो जाए फिर बाहर की बुक्स में जाना है, बिल्कुल मतलब ऐसा बिल्कुल। नहीं कि अपना कोचिंग बिल्कुल। का छोड़ के हम्म। कहीं भी। हाँ, प्रायोरिटी आपकी ऐसी रहनी चाहिए, सबसे ऊपर कोचिंग का मटेरियल, उसके बाद अगर टाइम बचता है तब आप अदर बुक्स के पीछे जाएंगे, और वो भी स्टैंडर्ड बुक्स। हाँ, उसे अगर सही से सॉल्व करेंगे तो उसी में मतलब मोस्टली टाइम चला जाएगा कोचिंग मॉड्यूल्स में ही, मटेरियल में, क्योंकि काफी बड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऋषभ, आपने बताया कि आपने कोचिंग करी है, तो दिन भर में आप अपने कोचिंग और सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करते थे, कैसे बैलेंस करते थे इसे? अब बैलेंस के लिए तो दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में ही रहते थे, कि अगर कोचिंग में जो पढ़ा है तो वो सेल्फ स्टडी में पढ़ना है, कि आज जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके कंप्लीट करना है। और जो भी कोचिंग का होमवर्क वगैरह रहता था उसको कंप्लीट करते थे, तो वो कोचिंग में अगले दिन रहता था। मतलब टाइम तो रहता ही था, कोचिंग का अपना था कि ये लेक्चर्स इतने बजे हैं तो वो लेने हैं, बाकी टाइम पे अपना सेल्फ स्टडी करते थे, या जो भी टॉपिक वीक है उसे कवर करने की कोशिश करते थे। ओके, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि केमिस्ट्री पहले किया, फिर फिजिक्स किया, फिर मैथमेटिक्स किया, तो कोचिंग का पीरियड इससे क्लैश नहीं करता था, कोचिंग जाने का? नहीं, मतलब जो कोचिंग का होता था टाइम, उसके बाद मतलब ये करते थे कि अगर सुबह में केमिस्ट्री है फिर क्लासेस, फिर उसके बाद में फिजिक्स एंड ओके। मैथ्स। ओके। क्योंकि मतलब मैथ्स हम थोड़ा ज्यादा लगाते थे क्योंकि इंटरेस्ट था उसमें, तो वो ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाता था रात के टाइम में। बिल्कुल। तो यहाँ पे भैया ने ये बताया कि अगर आप कोचिंग करते हैं तो आपका एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, कि आप कोचिंग से जब फ्री होते हैं तो किस किस घंटे पे कौन कौन से सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, और हर दिन तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं कि किसी एक चैप्टर के प्रेम में अगर पढ़ गए तो बस उसके पीछे ही लगे, तीनों को बैलेंस आउट करके चलना है। बिल्कुल। तो ऋषभ, अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी जो बच्चे जेई देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भैया, रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें? रीजन पहले तो सिलेबस कंप्लीट जल्दी से जितना जल्दी हो जाए उसको कंप्लीट करना होता है, और फिर कंप्लीट करने के बाद रिवीजन अपने नोट्स, केमिस्ट्री के लिए तो नोट्स ही रिवाइज करो, बाकी मैथ्स और फिजिक्स के लिए जो पूरे साल में शॉर्ट नोट्स बनाए उसको एक बार रिवाइज करो, और फिर सीधा प्रैक्टिस ही पीवाईक्यू। जेई मेंस में तो मोस्टली पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ही करो, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ओके। मैथ्स में तो जेई मेंस पे ऑलमोस्ट हमने सारे पीवाईक्यू ही किए थे, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा भी हो गए हैं कि 10-10 सेट मेंस के, और जनवरी और बिल्कुल अप्रैल के हो बिल्कुल। जाते हैं, तो बिल्कुल वही बहुत सारा एक क्वेश्चन का बैंक है। बिल्कुल। यानी कि अगर आपको क्वेश्चंस लगाने भी हैं लास्ट टाइम में, तो आप अपने जेई मेंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही लगाएंगे, एक परफेक्ट टाइम फ्रेम में बैठ करके 3 घंटे बैठा, कोई पिछले शिफ्ट का सवाल उठाया और उसे लगाया। हाँ हाँ। बिल्कुल।
बिल्कुल। और लास्ट में मॉक्स को भी मतलब पीवाईक्यू एज अ मॉक्स देना ज्यादा जरूरी है कि लास्ट ईयर का जो पेपर थे उनको मॉक की तरह देंगे तो पता चलने लगता है कि कितना सिली मिस्टेक्स हो रही हैं और कैसे कैसे हम्म, 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 अटेम्प्ट करना पेपर। समझ गया मैं। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी रही थी पूरा आपका रिवीजन करने का, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल जो अभी फिर से आ रहा है लोगों के सामने, वो है हर जे एस्पिरेंट के सामने आता है कि भैया बैकलॉग बहुत हो चुका है। 11th में पढ़ाया गया था, चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। 12th में भी जो जनवरी के महीने में पढ़ाया गया, फरवरी में पढ़ाया गया, वो भी याद नहीं आ रहा है। बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। किस तरह से आपने बैकलॉग को मैनेज किया था? और वो भी अब 100 दिन बचे हैं जेई मेंस को, नए चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, आपके टेस्ट सीरीज भी लगानी है, बैकलॉग्स भी क्लियर करने हैं। कैसे अब बैकलॉग को मैनेज करें? बैकलॉग तो मतलब हो ही जाएगा क्योंकि जो भी पहले पढ़ा था वो भी याद नहीं रहेगा कि एक साल हो गया है कोई भी चैप्टर पढ़ने पे या बहुत टाइम पहले पढ़ा था। अगर वो साथ साथ रिवाइज नहीं किया है तो फिर बाद में उसको करना पड़ेगा कि सिलेबस जो है उसको जल्दी कंप्लीट करना होगा और सिर्फ नोट से रिवाइज करो और डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मतलब ऐसा दोबारा लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है कि ऐसा लगता है कि सब भूल चुके हैं तो दोबारा लेक्चर्स लेते हैं स्टार्टिंग से। ऐसा कुछ नहीं होता है कि नोट्स रिवाइज करो याद आएगा फिर क्वेश्चन के साथ साथ सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस से, वरना फिर लेक्चर्स ही लेते रह जाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कभी हो ही नहीं पाएगी। क्या अभी के टाइम में किसी नए चैप्टर को पढ़ना चाहिए? मैंने कुछ नहीं पढ़ा आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, क्या मुझे आयोनिक अभी करना चाहिए? मतलब अभी तो अगर 100 डेज है तो कर लेना चाहिए, लेकिन अगर लास्ट का 1 मंथ है और नहीं किया तो फिर नहीं करना चाहिए क्योंकि सारे चैप्टर्स तो हर कोई नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। और मतलब कम फुल मार्क्स भी तो नहीं लाने होते हो तो थोड़े मार्क्स में भी हो जाएगा। तो कोई कोई चैप्टर छूट गया तो उसका वेटेज के हिसाब से देख लो, या मेंस में तो मतलब फॉर्मूला भी एक बार देख के जाओगे तब भी हो जाएगा। एडवांस के लिए कि फिर चाहिए तो डीप नॉलेज, नहीं तो फिर छोड़ दो उस चैप्टर को। मेंस में तो हो जाएगा कि अगर ओवरव्यू भी लेके गए हैं थोड़ा, पीवाईक्यू अगर लगा लिया उस चैप्टर के तो हो जाएगा वो सवाल, मतलब मोस्ट चांसेस रहते बिल्कुल, हैं। मेंस के लिए भैया ने ये बताया कि अगर आप मेंस पे फोकस कर रहे हैं तो आप सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करो, एज कम्पेयर टू कि आप डेफ्थ में जा रहे हैं, क्योंकि डेफ्थ में जाने का टाइम मिलेगा। हाँ, टाइम मिलेगा एडवांस के लिए। तो अभी डेफ्थ में, और तो एडवांस के अभी लिए डेप्थ में बिल्कुल जाना भी बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, एडवांस जब आएगा तो उस समय आप डेफ्थ में जाओ, वहाँ पे पढ़ो, लेकिन मेंस के लिए सबसे पहले पूरी सिलेबस को कंप्लीट करो। और अगर कोई चीज़ें ऐसी है जो बस याद नहीं आ रही है तो उसके लिए नोट्स को लो। हर बार वन शॉट वीडियोस या फुल लेंथ वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स को लिए अपने आप याद आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप याद आ जाएगा। एक हम्म, चीज और ऐड करना चाहेंगे, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन देख लो, बहुत ज्यादा टाइम उसमें अब लास्ट में वेस्ट बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन देख बिल्कुल लो और बिल्कुल। उससे सीख लो कि इसको इस तरीके से करते हैं। क्योंकि जेई में तरीके ही होते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब समंदर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टाइप्स हैं। अगर टाइप्स को आप अगर हाँ, अगर टाइप्स को हैंडल कर लेते हैं तो फिर हो जाएगा आप पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इन सभी सवालों को सम अप करके क्वेश्चन बनता है कि भैया अब 100 दिन बचे हैं। जब आपके पास पिछले साल इन्हीं टाइम फ्रेम में आपके पास भी 100 दिन बचे होंगे, तब आपने कैसे क्या सोचा, कैसे तैयारी की? आपके भी बैकलॉग्स होंगे। तो अब इन 100 दिनों में आप कैसे मैनेज करते थे अपने टाइम को? 100 दिनों की तैयारी कैसी रहनी चाहिए? लास्ट के मतलब मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था। मेरा प्रोबेबिलिटी और ओके। पीएनसी थोड़ा वीक था, तो वो मेरा एक मेजर पार्ट रह रहा था केमिस्ट्री में। अगर आयनिक इक्विलिब्रियम ही रह रहा था तो जो जो पार्ट रह रहा था उसको पैरेलली कर रहे थे और बाकी का प्रैक्टिस पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। और जो भूल रहे थे तो नोट्स से या शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेक्चर्स देखने का तो कोई नहीं था सीन, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी पीएनसी की तो हमने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रैक्टिस करी थी क्योंकि मेरे ज्यादा वीक थे और हमने थोड़ा ईगो में ले लिया था उन दोनों चैप्टर्स को। लेकिन लास्ट में मेरे मतलब मेन एग्जाम में बन गए थे वो क्वेश्चंस, क्योंकि हम जब भी टेस्ट देते थे हमेशा वही सवाल नहीं होते थे और हमेशा उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस बिल्कुल करी थी। बिल्कुल बिल्कुल तो उन बिल्कुल सब बिल्कुल, समझ गया मैं। यानी कि 100 दिनों में सबसे पहले तो ये कोशिश करो कि आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द, ठीक है, ताकि आप सवालों पे मूव करो, वहाँ देखो कि कमियाँ कहाँ आ रही हैं और उन्हें सुधार करना है। और लास्ट के 30 डेज या 40 डेज में तो पीवाईक्यू को मॉक्स की तरह दो लास्ट ईयर के पेपर्स, या फिर कोई भी कोचिंग के मतलब टेस्ट ही अभी आ रहा हूँ टेस्ट मैं, मॉक सिर्फ टेस्ट पे आ रहा टेस्ट हूँ मैं, दो और अभी आ उसको रहा हूँ मैं, एनालाइज मॉक करो। टेस्ट पे आ रहा हूँ और मैं। हाँ मैं सिली में टिप्स वगैरह अपने।
तो अगला सवाल वही है ऋषभ की, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं भैया, कैसे उन्हें एनालाइज करें, कितना इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट, और अभी लगाना चाहिए या नहीं, मेरे पास 100 दिन है। मॉक टेस्ट तो मतलब अगर नॉर्मल डेज अभी चल रहा है मतलब कि जेई की प्रिपरेशन, तो हर वीक में एक टेस्ट रहता था कोचिंग का, तो वही देते थे संडे को। लेकिन लास्ट में जब सिलेबस खत्म हो गया तो फ्रिक्वेंसी बढ़ गई थी कि अराउंड 3 to 4 डेज में एक टेस्ट। और लास्ट में तो सिर्फ हमने लास्ट ईयर के पीवाईक्यू पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, उनको ही एज अ मॉक दिया था मोस्टली। क्योंकि अगर किसी दूसरे रिसोर्ट से देते हैं तो लगता है कि ये ज्यादा टफ हो रहा है, या अगर लगेगा कि ये कुछ ज्यादा इजी हो रहा है, ऐसा लगेगा ऐसा तो जेईई मेंस में आ ही नहीं सकता है। अगर लास्ट ईयर के वही पेपर देंगे तो लगता है कि ये तो आया हुआ था, तो ऐसा तो आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस लेवल पे तो रहेगा पेपर, या बिल्कुल इससे ज्यादा बिल्कुल। भी टफ हो सकता है। हम्म हम्म, हम्म। और अपने कोचिंग के जो टेस्ट या मॉक होते थे वो बिल्कुल। देते तो थे। मॉक टेस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है ऋषभ ने, कि आप अगर पिछले साल वाले पेपर्स एक टाइम फ्रेम में बैठकर लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। वो आपसे अगर बनेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मुझसे जेई मेंस के सवाल बन रहे हैं, उनके जैसे नहीं बल्कि परफेक्ट जेई मेंस के सवाल बन रहे हैं। तो इससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे मजबूती मिलेगी आपकी तैयारी को। और दूसरा, अगर आप कहीं कोचिंग जा रहे हैं तो उससे रिलेवेंट अगर कोई मॉक टेस्ट आता है तो आप उसे अटैम्प्ट करेंगे। ऋषभ, अभी अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं, अभी जो बच्चे 100 दिन बचे हैं जिनके पास? अ- अगर 90% या 80% से ऊपर सिलेबस कंप्लीट है तो अभी से मतलब देना चाहिए। आइडिया लगने लगता है कि किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, या किसमें हमें डिफिकल्टी हो रही, टाइम मैनेजमेंट में, या सिली मिस्टेक्स किधर हो रही हैं। तो अभी से देना स्टार्ट कर अगर देना आपका चाहिए। 90%। अगर आपका सिलेबस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 80-90% सिलेबस कंप्लीट बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 80-90% सिलेबस अगर हो चुका है तभी मॉक टेस्ट को लगाना फुल लेंथ। अदरवाइज अगर अभी उससे कम सिलेबस है तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करो। और अगर चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, 10-12 सवाल उठाएं उसे लगा लिए। हाँ, बिल्कुल सब्जेक्ट बिल्कुल वाइज मॉक टेस्ट लगा। और बिल्कुल लास्ट बिल्कुल। ईयर की कोशिश करें कि पीवाईक्यू जो जेई मेंस के हैं, वो सॉल्व ना करें, उससे पहले करें। क्योंकि वो तो एज ए मतलब पेपर देना है, तो अगर वो सवाल एकदम नए होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब हाँ हाँ कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है कि हाँ हाँ। डायरेक्ट एग्जाम में हमने एकदम नए सवाल लगाए। अभी थोड़ा सा ना एडवांस रिलेटेड बातें लास्ट में 5 मिनट में कर लूँगा, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा जेई मेंस पे ओरिएंट करते हैं। तो एक तो मतलब ये तो था सब्जेक्चुअल सवाल। अब थोड़ा सा जनरल सवाल के ऊपर आते हैं। भैया, 2 साल की तैयारी होती है, अगर आप ड्रॉपर हैं तो ये 3 साल की भी होती है। तो ये 2-3 सालों तक अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें? हर बार सेम सिलेबस पढ़ना है, फिर से याद करना है, उन्हीं चैप्टर्स को फिर खोलना है, कैसे मोटिवेटेड रखें आप? मोटिवेशन, अब ये तो एक काफी लंबी जर्नी रहती है, तो इसमें काफी अप एंड डाउन्स आएंगे, बीच बीच में डिमोटिवेशन भी आएगा। और कभी कभी मतलब टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं आते तो सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन आता है। तो उसके लिए तो अपने आप को मोटिव रखना है, और अपने मेन गोल पे फोकस रखना है कि एक आईआईटी जाना है, या फिर जो भी आपका गोल है कि जिस भी कॉलेज में जाना है, तो वही रहता है। और छोटे छोटे मतलब टास्क में डिवाइड कर लेते हैं चीजें, तो कि ये कंप्लीट हुआ तो एक एज ए रिवॉर्ड कि हम एक कॉमेडी शो देख लेंगे, उस हिसाब से रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। कि एक छोटा टास्क कंप्लीट किया तो उसका एक रिवॉर्ड बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल। एक वीक का इतना किया तो संडे को एग्जाम के बाद से पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल टेस्ट दे के, बिल्कुल। इस टाइप सबसे बड़ा अपने आप मोटिवेशन रखते हैं। ये है कि आप सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि आप अगले साल फिर से अपने घर में बैठे हैं या फिर किसी आईआईटी के अंदर बैठे हैं। मोटिवेशन है, हाँ, ठीक है? अगले साल ये जब सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपको अगले साल जब आपके दोस्त आपको दशहरा विश करने के लिए फ़ोन करें तो आप आईआईटी से उठा रहे हैं या घर से उठा रहे हैं? बड़ा फैक्टर है ये मोटिवेशन का, सबसे बड़ा ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण होना चाहिए आपके लिए। हाँ, तो ये तो हो गई मोटिवेशन वाली बात। हाँ, तो ये तो हो गई मोटिवेशन वाली बात। ऋषभ, थोड़ा सा आपका ग्लिच आ रहा है नेटवर्क में। बिल्कुल क्लियर है, स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ऋषभ, थोड़ा सा मैं आपको और पीछे लेकर चलूँगा। मान के चलते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर आपका पेपर है जेई मेंस का, जनवरी अटेम्प्ट का। आप करीब दिसंबर 25 या 26 को बैठे हैं। उस टाइम पे जब लास्ट वीक आपके पास है, तो उस दौरान अपनी तैयारियों को कैसे शार्प करना चाहिए? उस दौरान तैयारियों को कैसे करनी चाहिए लास्ट के 1 वीक में?
कैसी होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन? अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए कि मेरा सब्जेक्ट वाइज कौन सा वीक था या क्या टफ था मेरे लिए, तो उस हिसाब से तो हम मतलब केमिस्ट्री कुछ सबसे ज्यादा रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा याद करने के बेसिस पे रहता है। जेई में इसमें तो पूरे फैक्ट्स ही आते हैं एनसीईआरटी के, किसी भी लाइन से कहीं से भी आते हैं, तो उस पर हम ज्यादा फोकस रखेंगे। लास्ट के वीक में वो सारे देख लें, कवर हो जाए कहीं से भी। या जेई में इसके जो स्पेसिफिक टॉपिक्स रहते हैं जिसमें बहुत फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं, तो उनको कवर करने का ट्राई करेंगे। और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको शॉर्ट नोट से रिवाइज करेंगे। कुछ भी लास्ट के 1 वीक कोई भी मॉक वगैरह नहीं देना चाहिए। लास्ट के 1 वीक तो बंद कर देना चाहिए, कि अगर मार्क्स कम हुए तो उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गिरेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखो लास्ट के 1 वीक में जो बच्चे हैं, अगले वीक अगर उनकी एग्जामिनेशन है तो एक बात का ध्यान रखना, नया चैप्टर नहीं पढ़ना, ना ही कोई मॉक टेस्ट लगाना। आपको बस इतना ही करना है आखिरी वीक में कि जो आपने पढ़ रखा है और स्पेशली जो आपने याद करने वाली चीज़ें याद कर रखी है उन्हें फिर से याद करो। आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखा है, आपने जो स्टिकी नोट्स बना रखे हैं, बस उन पे नज़र डालो। खासकर ऐसी चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर होती हैं तो आप केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक वाले ऑर्गेनिक वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे आखिरी के वीक में। और काम रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा नींद लेना है आखिरी और के अपने वीक में। साइकिल को भी ठीक करना है, कि अगर अगर सुबह लेट हो रहा है तो एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल उसको बिल्कुल करने से पढ़ाई बिल्कुल। उसी सुबह टाइम नौ पे से उसी बारह सुबह स्लॉट नौ में से हो। बारह हाँ, 9 से 12 और शाम को 2 से 5। बिल्कुल 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 2 से 5। 2 से 5। तो ये दो जो आपके टाइम स्लॉट हैं जो आपके जेई मेंस के होते हैं, 9 से 12 और जो आपका 2 से 5 है, इन टाइम स्लॉट के अंदर कोशिश करना कि आप लास्ट वीक में जगे रहें और फुल्ली फ्रेश रहें। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्विंग के मोड में रहें उस टाइम पे। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन उसी टाइम पे होना चाहिए, और पूरे स्लॉट 3 घंटे के बिल्कुल स्लॉट में ही लास्ट में पढ़ना चाहिए, जिससे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गई लास्ट वीक की। अब थोड़ा सा एक वीक आगे चलते हैं। अब आपका एग्ज़ाम आ चुका है, एग्ज़ाम हॉल के बाहर आप खड़े हैं। ठीक है, अगले सेकंड आप एंटर करेंगे और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। अब एग्ज़ाम हॉल में किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे अपने आप को काम रखें, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हर कोई मतलब किसी का कोई टफ होता है, कोई स्ट्रांग होता है, तो कैसे स्टार्ट करें? एग्जाम हॉल में मतलब सबसे पहले तो एकदम काम ही रहना है, क्योंकि जैसे मॉक दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, वैसे ही एक एग्जाम आया है और उसी टाइप के सारे सवाल होंगे। अगर बहुत ज्यादा टफ भी होगा तो सबके लिए होगा, वो रिलेटिव ग्रेडिंग है, परसेंटाइल है, तो उसी मार्क्स पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। तो अगर एग्जाम टफ भी आएगा तो खराब नहीं जाएगा, अगर अच्छी तैयारी है तो शांति से मतलब एग्जाम स्टार्ट करना है। और जौन सा भी सब्जेक्ट आपको पसंद, जो पूरे साल में पेपर से एग्जाम टेस्ट दिए हैं, जो ऑर्डर फॉलो किया है वही चेंज नहीं करना है, वहाँ पे ऑर्डर को उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। मेरा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करते थे, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथ्स। और जितने भी इजी सवाल हैं उनको पहले, या जिसमें टाइम लग रहा है उनको छोड़ते जाते थे, या जो टफ थे पहले जितने भी इजी सवाल या जल्दी हो रहा है उनको कंप्लीट कर लेते थे तीनों सब्जेक्ट के, और फिर दोबारा से स्टार्ट करके पूरा फिर एक एक सवाल करते जाते थे जितने भी छूट रहे थे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अटेम्प्ट आपको अपने हिसाब से करना है। इनका अटेम्प्ट करने का तरीका पीसीएम था। हो सकता है आप पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें या पहले मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करें, वो आपके हिसाब से होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो आसान है उसे पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि आसान क्वेश्चन हर कोई करके जाएगा, तो आपने भी वो करना है। उसके बाद आप आएंगे जो क्वेश्चन थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, उसे बाद में रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, काम रहना है, अपने तैयारी के ऊपर भरोसा रखना है। 2 साल 3 साल जो आपने मेहनत करी है, आज वो फाइनल डे के दिन आपको दिखाना है। और इस चीज़ का प्रेशर आपके पास नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आज मुझे मौका मिला है अपनी तैयारी को दिखाने का। सो थैंक यू वेरी मच गाइस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये आपके ऋषभ भैया थे जो कि आईआईटी खड़गपुर से थे। बहुत सारे टिप्स इन्होंने आपके लिए बताए हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब इन्होंने आपके दे दिए हैं। एक बार अगर कोई जवाब आपको दोबारा सुनना हो, पीछे जाके सुन लेना, ठीक है। बहुत मतलब अच्छे से बताया है, इन डिटेल बताया है। अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट करो, मैं फिर से उसे आपको लिख करके टेक्स्ट करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। उनका जो रिस्पॉन्स है मैंने सारा रिकॉर्ड किया है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही अगर आप पॉडकास्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट करो, हम आपके लिए और जो अदर एग्जामिनेशंस होते हैं उनके जो टॉपर्स हैं हम उनको भी लेकर आएंगे इस चैनल के ऊपर, और आपके लिए जो भी बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।